तो गाइज, इसमें आज जो टॉपिक हम लेंगे वो है थोड़ा सा अलग टॉपिक है। फिलहाल उसमें कैसा है कि आज का टॉपिक ना लाइट से रिलेटेड है। दैट इज अ मिक्स ऑफ लाइट एंड एवरीथिंग, जो कि बहुत ही हमारे नोन साइंटिस्ट जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन उन्होंने बताया था। दैट इज अ टॉपिक कॉल्ड टाइम डायलेशन। स्पेशल रिलेटिविटी का एक टॉपिक है जो उन्होंने 1905 में दिया था एक पेपर उसके ऊपर। तो वो पेपर बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर अ, वो पेपर आपको समझने के लिए और प्लस उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप समझेंगे तो फिर वो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। अभी उसमें कैसा है कि जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में भी बात की है जिसमें कि फिजिक्स के बारे में क्या है, कैसे फिजिक्स के जो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट आए उन्होंने कैसे उसको रिवोल्यूशनरी बनाया, उसके फॉर्मूला दिए, धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ फिजिक्स। लेकिन उनमें देखा जाए तो जो बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस है, फेराडे जी का है, आइजैक न्यूटन का है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का है, टाइको ब्राहे का है। लेकिन उसमें अभी उसमें कैसा है कि जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके हम मानते हैं जो फादर हैं वो आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन है। और जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके फादर हम अल्बर्ट आइंस्टाइन को बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ग्राउंड रखा अपने थ्योरीज के थ्रू, अपने पेपर्स के थ्रू, अपना डिस्कवरीज या फिर जो उन्होंने मतलब फाइंड किया अपने थ्योरीज के थ्रू, उसमें उन्होंने जो ग्राउंड्स रखे वो मॉडर्न जो फिजिक्स है उसको बहुत ही हेल्पफुल, मतलब ऐसा साबित होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे वो टॉपिक एक बार मैं डिस्कस करना चाहूँ, क्योंकि ऐसा है कोई भी जो फिजिक्स में इंटरेस्ट रखता है वो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हो ऐसा मतलब ऐसा मुश्किल है। और दूसरी चीज ये है कि रिलेटिविटी दो पार्ट्स में है। पहला स्पेशल रिलेटिविटी और दूसरा जनरल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी जो है वो उन्होंने पहले दी थी 1905 में। एंड जनरल रिलेटिविटी बनाते बनाते उनको 11 साल लग गए। मतलब 11 साल उन्होंने क्यों बनाया और फिर उसका क्या रीजन है, वो सब चीजें मैं आगे बताऊंगा। अभी इसमें कैसा है कि पहले उनके बारे में बताता हूँ कि वो पहले नॉर्मली एक मतलब उनका दिमाग तो था ही तेज, बचपन से फिजिक्स और ये सब चीज सोचते थे। बहुत जगह पे ये बोलते हैं कि नहीं वो पहले से बेवकूफ थे या फिर पढ़ने में अच्छे नहीं थे। पढ़ने में अच्छे नहीं, ऐसा नहीं है। उनका एक सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान लगता था तो बाकी सब्जेक्ट्स में ऑटोमेटिकली वैसे ही है कि कम मार्क्स हो जाते थे। तो उनका फिजिक्स और मैथ्स उसमें इंटरेस्ट था। और उनका नेचर ऐसा था कि अब नेचर कैसे बताऊं। फॉर एग्जांपल एक बार मैंने एक मतलब बहुत पहले इंग्लिश की बुक में एक कहानी पढ़ी थी उनकी। उसमें ये था कि ही वाज लाइक, उन्होंने टीचर ने पूछा हिस्ट्री का एक क्वेश्चन कि इसका इसका डेट्स क्या है, इस वॉर को ये कौन से डेट को हुई है। तो उन्होंने बोला कि मैं समझता नहीं कि ये डेट मुझे याद करने की जरूरत है। तो टीचर बोले क्यों ऐसा, तुम ज्यादा इसमें हो गए हो क्या, याद तो करना पड़ता है हिस्ट्री में। तो बोले कि जो चीज मैं देख सकता हूँ किताब खोल करके उसको मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब इस मेंटालिटी के थे वो। और प्लस उनका ऐसा था कि ही वाज लाइक फ्री माइंड। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अपना खुद से एक माइंड थॉट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। थॉट एक्सपेरिमेंट मतलब उस समय उन्होंने बताया था कि थॉट एक्सपेरिमेंट्स ये होते हैं कि आप माइंड में ही वो एक्सपेरिमेंट को पूरा परफॉर्म करते हो विद रिजल्ट्स ऑल्सो। माइंड में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट सही आना वो बहुत बड़ी बात है। तो उस रिजल्ट के ऊपर भी एनालाइज करना उनका दिमाग उतना तेज था। तो बाद में धीरे धीरे उन्होंने जब स्कूलिंग की उसके बाद पॉलिटेक्निक के लिए एग्जाम दिया। पॉलिटेक्निक मतलब आजकल जो डिप्लोमा बोलते हैं हम। और फिर उसके बाद उनको मैकेनिकल में शायद इंटरेस्ट था तो उन्होंने मैकेनिकल के लिए अप्लाई किया। एक साल जब पेपर दिया पॉलिटेक्निक का तो नहीं हो पाए। देन सेकेंड बार दिया तो उस समय थोड़ा और मेहनत किया और ही मतलब पास द एग्जामिनेशन और कॉलेज में एडमिशन मिला। जर्मनी में म्यूनिक में पैदा हुए तो वहां पर फिर उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की। साथ में उनको वहां पर मतलब समझने को मिला बहुत कुछ। लेकिन जब वो पॉलिटेक्निक करके निकल गए तो उस समय पे कैसा था कि मतलब ये इतने एजुकेशन की जरूरत तो मेरे नहीं लगती थी। बेसिक एजुकेशन के ऊपर आप अगर आप टेक्निकल कर चुके हो तो यू मतलब आप जॉब देखते हो। तो ऑब्वियस सी बात है इतना जब पढ़ लिए
तो उसके बाद उनको जॉब की जरूरत थी, बट ऐसा था कि कहीं पे भी जॉब उनको मिल नहीं रही थी। और इसी मतलब थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी बोला जाए या फिर बहुत ज्यादा टेंशन में उनके फादर जो थे, उन्होंने अप्रोच भी किया बहुत एक दो जगह, पर वहां पे भी नहीं हुआ, बिकॉज मतलब आपको ओवरऑल होना पड़ता है। आप एक सब्जेक्ट्स में या फिर दो सब्जेक्ट में सिर्फ रह करके नहीं कर सकते, तो कॉलेज वो मांग रहा था। बट ही वॉज लाइक कि नहीं, मैं देखता हूँ। बट उनके फादर और ज्यादा टेंशन में, और उस समय पे फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद जब अ, ये चीज उनको हिट हुई, तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड को अप्रोच किया। उनके फ्रेंड ने उनका जो जॉब था एक जगह पे पेटेंट ऑफिस में क्लर्क के पोजीशन पे लगवा दिया, जो कि शायद म्यूनिक जर्मनी में ही था वहीं पर पेटेंट ऑफिस। तो पेटेंट ऑफिस में लगना बहुत ही ज्यादा मतलब ये था कि टर्निंग पॉइंट था उनका। वहां पर पेटेंट्स के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज आते थे फिजिक्स के, बहुत चीजें आती थी। तो इतने टाइम पीरियड में उनका दिमाग मतलब इतना नहीं था, उनका था कि फाइनेंशियली स्टेबल होना। लेकिन जब वहां पर जब वो काम करने लगे, तो धीरे धीरे उनको समझ में आया कि वापस से बचपन में जो वो सोचते थे, उनका एक थॉट था बचपन में कि ही वॉज लाइक कि वो सोच रहे थे कि बचपन में सोचते थे कि अगर मतलब ऐसा ही थॉट बचपन में तो दिमाग में बहुत कुछ आता है। तो वो सोचते थे कि अगर मान लो कि लाइट की स्पीड के बराबर मैं चलूं तो क्या होगा। या फिर जैसे ही आजकल नहीं बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, आजकल भी या कोई भी बच्चा रहेगा छोटे में यही बोलेगा कि उड़ेंगे तो कैसा लगेगा, या फिर पंख हो जाए हमारे पास तो, या फिर हम जानवर की आवाज सुनने लग जाए तो कैसा होगा। ऐसे ही उन्होंने भी सोचा था। बट जब उन्होंने उस चीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया धीरे धीरे अपने फॉर्मूलाज के थ्रू, तो उनको चीजें समझ में आई कि जो फिजिक्स चलता आ रहा है अब तक, वो उसके लॉज लाइट की स्पीड पे जाते जाते टूट जाते हैं। मतलब जो क्लासिकल फिजिक्स है, जो सर आइजैक न्यूटन ने बेसिक ग्राउंड रखा था उसका, वो उस मतलब अगर लाइट की स्पीड पे देखा जाए तो वो सब चीजें अप्लाई नहीं होती। तब उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पर कुछ चीजें अलग हो रही हैं। उन्होंने थॉट एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर समझा, फिर समझ के लिया कि लाइट की स्पीड के बराबर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी चलती है, तो उसका बायोलॉजिकल क्लॉक प्लस उसका लेंथ, उसके बाद अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो चेंज होते हैं। एंड इससे पहले बीच में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट ही है शायद, जो है, हाँ, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट है। उसमें ये बताया गया था कि जो अपने ये है क्या बोलते हैं, लाइट जो है, पहले मानते थे कि अर्थ जो है वो एक ईथर करके, ल्यूमिनिफेरस ईथर है, उसके थ्रू पास होता है। तो लाइट उसी से ट्रैवल करती है, बिना मीडियम के कैसे ट्रैवल करेगी सन से हमारे तक। लेकिन जब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिससे ये पता लगा कि लाइट जो है वो बिना मीडियम के वैक्यूम में ट्रैवल करती है, और एक ही स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करती है हर जगह। तो ये कॉन्सेप्ट जब उन्होंने अप्लाई किया रिलेटिविटी में, और जब बोला कि ओके, मतलब अगर लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल, तो अगर किसी को की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर में फॉर्मूले के थ्रू भी समझाऊंगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, मुझे डिस्टेंस को भी ऐसे चेंज करना पड़ेगा, और टाइम को भी ऐसे चेंज करना पड़ेगा ताकि स्पीड कांस्टेंट रहे। समझे? तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ऐसे नॉर्मल मतलब एक डेली रूटीन के लैंग्वेज में समझाता हूँ कि मेरा जो, अगर मान लो कि एक सैलरी है, ठीक है, वो फिक्स है। तो उसमें से कुछ मेरा एक्सपेंस रहेगा और कुछ सेविंग रहेगी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी सैलरी जो है, सैलरी तो फिक्स आ रही है, यानी कि वो स्पीड मान लो तो वो फिक्स है, तो मैं चेंजेस कहाँ पे करूंगा? अगर मैं एक्सपेंस ज्यादा कर देता हूँ तो मुझे सेविंग जो है वो थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, और अगर मैं सेविंग ज्यादा करता हूँ तो एक्सपेंस कम करना पड़ेगा, ताकि जो सैलरी मेरे हाथ में आ रही है वो तो फिक्स है। तो इसका मतलब है कि मुझे दो फैक्टर जिसके ऊपर वो सैलरी डिपेंड कर रही है, जो बचेगा मेरे पास और जो एक्सपेंस करूंगा, उनको वेरी करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी वही चीज होती है कि जो स्पीड है ना, वो कांस्टेंट रखने के लिए, फिक्स रखने के लिए, हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस को भी वैरी करना पड़ता है और टाइम को वैरी करना पड़ता है, अगर कोई मोशन हम लेते हैं तो। लेकिन यहाँ पर मोशन लाइट की स्पीड पे लिया जाता है। तो यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिविटी का। रिलेटिविटी इज अ कॉन्सेप्ट की
कोई भी चीज फिक्स नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब आइजैक न्यूटन के टाइम पे बोलते थे कि टाइम एब्सोल्यूट है, मतलब क्या, कि एक जगह पे अगर एक टाइम है तो दूसरी जगह पे भी वही टाइम होगा। ये हम अभी नॉर्मल स्पीड या फिर नॉर्मल वर्ल्ड में देखते हैं, लेकिन अगर माइन्यूट लेवल पे देखा जाए तो बहुत फर्क होता है। माइक्रो सेकेंड्स का, नैनो सेकेंड्स का भी फर्क हो जाता है। तो ये दो पॉइंट्स पे जो टाइम है वो सेम नहीं होता है। वैसे ही अगर कोई चीज चल रही है, उसका लेंथ, यहाँ पर जो बंदा मोशन पे है अगर किसी व्हीकल के अंदर, और जो ग्राउंड पर है, वो दोनों सेम मेजरमेंट करते हैं क्या किसी भी चीज का, किसी भी इवेंट के टाइम का या किसी भी चीज के लेंथ का? नहीं। तो ये न्यूटन ने बताया था कि नहीं, सेम होता है, एब्सोल्यूट होता है, बट एब्सोल्यूट नहीं होता, वो वेरी करता है। तो इससे ये चीज उनको समझी कि इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा वैरी करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें हैं वहां पे जाके ब्रेक हो रही है। तो उन्होंने पहला कॉन्सेप्ट दिया था स्पेशल रिलेटिविटी। जो है स्पेशल रिलेटिविटी इसलिए बोलते हैं, स्पेशल रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट जो है, स्पेशल रिलेटिविटी इसलिए क्योंकि वो एक स्पेशल कंडीशंस के अंदर ही अप्लाई होती है। पहला कंडीशन क्या, कि जब कोई मूविंग व्हीकल है या मूविंग बॉडी है तो वो एक्सेलरेट नहीं होनी चाहिए, या फिर नॉन एक्सेलरेटिंग मतलब होता है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में होना चाहिए नॉन एक्सेलरेटिंग, मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्पीड बढ़ा रही है कम हो रही है, स्पीड बढ़ा रही है कम हो रही है। ये पहला कंडीशन है। उसको कांस्टेंट स्पीड पे चलना पड़ेगा। ओके, मतलब अगर 40 की स्पीड पे चल रही है तो 40 पे चलेगी। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि स्पेशल रिलेटिविटी में सबसे मेजर चीज, एक कॉन्सेप्ट रखा गया है कि लाइट की स्पीड किसी भी ऑब्जर्वर पॉइंट से फिक्स रहती है। मतलब अगर ग्राउंड पे कोई बंदा खड़ा है या फिर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, तो वो अगर लाइट को मेजर करेगा तो उसकी स्पीड सी ही होगी। और अगर कोई व्हीकल में मूव कर रहा है, वो अगर लाइट की स्पीड को मेजर करेगा तो भी उसकी स्पीड सी होगी। वो वेरी नहीं करेगी, डिपेंडिंग कि वो मोशन में है ऑब्जर्वर या फिर रेस्ट पे है। ठीक है। अब मोशन और रेस्ट का डेफिनेशन रिलेटिव ही दिया जाता है। ओके, अगर कोई गाड़ी में है, उसके लिए जो ग्राउंड पे है वो रेस्ट पे नहीं है, वो मूव कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। और जो ग्राउंड पे है उसके लिए जो गाड़ी है वो आगे की तरफ जा रही है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए मोशन में ही है, रिलेटिव। यहाँ पे ये बताना मुश्किल है कि कौन रेस्ट पे है कौन मोशन में है, इसलिए। तो ये कॉन्सेप्ट रिलेटिविटी का बेस जो रखता है वो है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है टाइम डायलेशन, मैं उसकी डिस्कशन करूंगा। टाइम डायलेशन क्या कहता है? टाइम डायलेशन ये कहता है कि दो डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए टाइम अलग अलग चलता है। अब ये कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत ही बेसिक लाइन से समझाया था, अंडरस्टैंड होने के लिए, कि मान लो अगर कोई बोरिंग लेक्चर में हम बैठे हैं, ठीक है, वो उसके 20 मिनट गुजरेंगे तो भी लगेगा कि 1 घंटा गुजरा है। नहीं, सॉरी, 1 घंटा गुजरेगा तो भी लगेगा कि 20 मिनट ही गुजरा है। हाँ, दैट इज अ ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वो ऐसा है। ओके। और इसमें कैसा होगा कि अगर मैं किसी कुछ खेलने गया हो, मान लो फुटबॉल खेलने गया हो या मेरा फेवरेट जो भी गेम है वो खेल रहा हूँ, तो वहां मान लो मैं एक ऐसा होगा कि मैं नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, रुको। अगर कोई चीज बोर लग रही है हमें, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए टाइम फ्रेम का जो सोचना होता है वो अलग हो जाता है। कैसे? अगर कोई चीज बोर लग रही है तो वो होगा, हम 20 मिनट ही बैठेंगे उस क्लास में, वो कैसा हो जाएगा कि अरे यार ये जा क्यों नहीं रहा, टाइम जा क्यों नहीं रहा, जा क्यों नहीं रहा, जा क्यों नहीं लग रहा है 1 घंटा हो गया अभी तक खत्म नहीं, और घड़ी में देखेंगे वापस तो लगे यार 20 मिनट ही में अभी तक तो। और वही चीज है कि हम कोई फेवरेट गेम खेल रहे हैं या फिर कोई फेवरेट चीज कर रहे हैं, उसमें 1 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा होगा, लगे इतना शॉर्ट टाइम में खत्म हो गया। तो ये चीज है कि आप जिस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को, तो वो टाइम वेरी करता है। वैसे ही साइंटिफिकली ऑब्जर्वर के पोजीशन, जिस पोजीशन से वो ऑब्जर्व कर रहा है उस पे, या फिर जिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है, रेफरेंस फ्रेम वर्ड यूज होता है, वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब देखता है तो उसका टाइम वेरी करता है। अगर वो मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मोशन में है तो उसका टाइम अलग चलेगा, और जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है उसका टाइम अलग चलेगा। वो तो नॉर्मली चलेगा, जैसे हम अभी हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं।
क्या, तो ये चीज है। अभी इसमें कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसका टाइम वेरी कैसे कर रहा है। हाँ, मतलब उसका टाइम तेज चल रहा है, कम चल रहा है, इक्वल तो नहीं है। वेरी कर रहा है मतलब या तो तेज है ग्राउंड वाले से, या तो स्लो है। तो वो कैसा चल रहा है वो समझना पड़ेगा हमें। वो समझने के लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लूंगा। ओके, एक मिनट। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि एक व्हीकल है, ठीक है, ऐसे कुछ बॉक्सेस है। उसके टॉप जो सरफेस है उस पे एक मिरर लगा हुआ है। मिरर मैंने कल ही वीडियो में पढ़ाया है। ओके, तो मिरर लगा हुआ है और यहाँ पर एक लाइट पल्स है। लाइट पल्स ऐसा मान लो कि लाइट पल्स का मतलब ये है कि लाइट जो है वो एक बॉल के फॉर्म में है, वो बाउंस करेगी लाइट की स्पीड से, ठीक है। तो जब ये एक पल्स ऊपर जाएगी तो यहाँ पे 1 सेकंड हम मानेंगे उसको, ठीक है। या फिर टाइम का जो भी यूनिट हम ले रहे हैं वो 1 यूनिट वहां पे मेजरमेंट होगा उसका। और जब नीचे आएगी वापस बाउंस बैक होके, तो उसका दूसरा सेकंड मानेंगे या दूसरा यूनिट जो भी टाइम का मेजरमेंट होगा। मतलब लाइट पल्स के हिसाब से यहाँ पे हम मेजरमेंट ले रहे हैं। हमने अपना क्लॉक यहाँ पे डिजाइन किया है टाइम के मेजरमेंट के लिए। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हमने टाइम जो है वो दो डिफरेंट ऑब्जर्वर से अब चेक करेंगे कि वो क्लॉक सेम है कि नहीं दोनों के लिए। ओके, वो क्लॉक का टाइम मेजरमेंट। अब यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, मान लो। और बाहर ग्राउंड पर एक आदमी खड़ा है यहाँ पर। तो अभी अगर मैं अभी सिर्फ रेस्ट पे, अभी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो जो व्हीकल है वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अगर मैंने स्विच ऑन किया यहाँ से, तो ये क्या होगा, पल्स जो है बॉल की तरह ऐसे ऊपर जाएगा। और ऊपर जाएगा किस स्पीड से, टकरा के वापस हट जाएगा नीचे। तो बाउंस बैक होगा, यहाँ पे भी एक मिरर समझ लो लगा दिया, तो वो बाउंस बैक होता रहेगा, अप डाउन चलता रहेगा। लेकिन वो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि मेरे लिए जो 1 सेकंड है वो लाइट ऊपर जा रही है, जो अंदर बैठा है गाड़ी के अंदर, व्हीकल के अंदर, वो बोलेगा कि 1 सेकंड मेरे लिए क्या है, जो लाइट जितनी देर में ऊपर जा रही है और जितनी देर में नीचे आ रही है। या फिर 1 सेकंड ऊपर जाना और 1 सेकंड नीचे आना, ये 2 सेकंड हो। लेकिन जो ग्राउंड पे है वो क्या ऑब्जर्व करेगा यहाँ पे, वो भी सेम ही ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि दोनों सेम कंडीशन में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, रेस्ट पे। अभी क्या होगा, गाड़ी को अगर मैं मूव कराता हूँ विद वेलोसिटी v, एक v वेलोसिटी से मूव कराता हूँ, तो मूव कराने में कैसा मोशन आएगा। और यहाँ ध्यान रखना कि वेलोसिटी v जो है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज नॉन एक्सेलरेटिंग, यानी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। ओके, नॉन एक्सेलरेटिंग मतलब इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में जो उसका वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। मतलब वो 40 की स्पीड पे मैंने भगाया तो 40 की स्पीड पे जाएगा। पर यहाँ पर v जो है वो बहुत हाई स्पीड है, मतलब कुछ भी स्पीड पकड़ो लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट या उसके आसपास ही पकड़ो, उतना ही होगा। यहाँ पे लाइट की स्पीड के आसपास ही बात हो रही है, या फिर नॉर्मल भी समझे तो भी चलेगा। तो जैसे ही चलना शुरू करेगा, तो इसका एक विजुअलाइजेशन करो कि जब ये लाइट पल्स उठनी शुरू होगी तो ये तो अंदर ही है, व्हीकल के अंदर ही है। तो जो अंदर बैठा है उसको क्या दिखेगा, उसको तो नॉर्मल दिखेगा कि एक, मैंने मतलब ऐसा समझो कि उसके हाथ में एक बॉल है और ट्रेन में बैठा है वो, या मैं ही बैठा हूँ या आप बैठे हैं। तो उसमें उस क्या करेगा, वो बॉल को लेगा और ऐसे उछालेगा और वापस हाथ में लेगा। तो वो बॉल क्या करेगी, वो बॉल ऐसे ऊपर जाएगी और नीचे आएगी, ठीक है। ये चीज है। लेकिन जो अंदर बैठा है उसके लिए, जो बाहर से देखेगा उसके लिए क्या होगा कि बॉल, एक मिनट, यहाँ आ गया। बॉल कैसा होगा कि मूव करेगी ऐसे, जंप लेगी, आ, हाँ, वो जंप लेगी ऐसे, ऐसे घूम के उसके हाथ में आएगी। मतलब बॉल ने ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि उस गाड़ी में का मोशन है। तो मोशन की वजह से एक ही चीज का ऑब्जर्वेशन के टाइम ने डिफरेंट टाइम पीरियड कैलकुलेट किया। अब यहाँ कैसा होगा कि लाइट पल्स कैसा होगा, मैं इसको ब्लू से डिनोट करता हूँ यहाँ पे। लाइट पल्स जब मोशन में आ जाएगा गाड़ी, लाइट पल्स ऐसे जाएगी ऐसे। तो जब यहाँ पे गाड़ी पहुंचेगी तो लाइट पल्स सीलिंग को टच करेगी, जो पहले कर रही थी सीलिंग को टच रिफ्लेक्ट होने के लिए, वो मोशन में यहाँ पे आगे करेगी। और थोड़ा इमेजिन करिए, और उसके बाद जब गाड़ी और आगे बढ़ेगी तो वो ऐसे जाएगी।
हाँ, तो एक ट्रायंगुलर पाथ फॉलो करेगी, जो कि अंदर जो ऑब्जर्वर बैठा है उसके लिए तो लीनियर पाथ है, अप और डाउन। तो उसके लिए तो शॉर्ट टाइम लग रहा है किसी भी एक इवेंट का, मतलब हमने इवेंट तो वही लिया है कि उस लाइट पल्स को ऊपर जाना है और नीचे आना है ट्वाइस। तो अगर मान लो वो 2 सेकंड में कर रहा है, तो इसके लिए तो लंबा टाइम लग गया ना। लाइट ऐसे पूरा ट्राइंगल लेगा फिर नीचे आएगा, इसके लिए तो बहुत लंबा टाइम हो गया ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमने एक इवेंट है उसको डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट से देखा है। एक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, एक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो ये चीज समझने के लिए हमें इसके अंदर ना कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि डिस्टेंस कितना ले रहा है लाइट, उसकी स्पीड क्या है, फिर वो जो गाड़ी है वो उस टाइम में कितना डिस्टेंस चली, और फिर हम टाइम का डिफरेंस पता करेंगे कितना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज तो समझ आ गई कि अगर मैं रेस्ट पे रखूं मोशन, वो जो गाड़ी है उसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रखूं, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ये डी मान लेता हूँ। मिरर्स के बीच का डिस्टेंस ये डी है। तो लाइट ऐसे ऊपर जा रही है, रिफ्लेक्ट होके नीचे आ रही है। तो मैं मान लेता हूँ कि उसने ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रैवल किया। मैं टाइम निकालूंगा कि दोनों क्या टाइम मेजर करेंगे जब वो रेस्ट पर है, ठीक है, स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में। तो ये जो ग्राउंड पर है वो क्या टाइम मेजर करेगा लाइट को ऊपर जाके नीचे आने में, और जो मोशन में बैठा हुआ है इधर वो कितना मेजर करेगा, दोनों सेम ही मेजरमेंट करेंगे स्टार्टिंग में। तो टाइम विल बी इनिशियल टाइम ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस। ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस क्यों, क्योंकि लाइट ऊपर गई और नीचे आई वापस, ठीक है। ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस अपॉन अपॉन क्या, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है, किसकी स्पीड, लाइट की स्पीड, दैट इज डिनोटेड बाय सी। तो ये हो जाएगा 2D अपॉन सी, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ट्वाइस इसलिए लिया है क्योंकि लाइट ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, 2 बार ट्रैवल कर रही है उस डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को वो 2 बार ट्रैवल कर रही है, इसीलिए ऊपर जाना और नीचे आने का टाइम डिस्टेंस ट्वाइस हो गया, ठीक है। तो ये टाइम आएगा दोनों के लिए स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये व्हीकल मूव करना शुरू करता है तो कंडीशंस थोड़ी सी वेरी कर जाती है। कंडीशन क्या आ जाती है कि अब उसने क्या किया, लाइट ने ऐसे मूव किया ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है। अंदर वाले ऑब्जर्वर के लिए तो टाइम अभी भी उतना ही है। तो ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए वो दिखेगा कि अच्छा, और ये डिस्टेंस कितना है टॉप टू बॉटम, ये तो डी है, ठीक है। अब लाइट वाला पाथ कौन सा है, तो ये देखो, लाइट वाला पाथ ये जो ब्लैक में मैं लाइन कर रहा हूँ ये वाला है, ठीक है, ये लाइट का पाथ है। तो लाइट की स्पीड क्या है सी, हाँ। और टाइम का डिफरेंस मैं पकड़ लेता हूँ, दैट इज डेल्टा टी। जब मोशन हुआ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, गाड़ी का जो स्पीड वी से चली है, तो मैं देखूंगा कि उस वो जो टाइम का डिफरेंस मैं मान के चल रहा हूँ वो है, कुछ तो टाइम का डिफरेंस है, दैट इज डेल्टा टी, या फिर टी डैश भी ले सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे पता करना है ना। तो इसको मैं टी डैश ले लेता हूँ। टी जो है वो नॉर्मल टाइम, टी डैश इज जो टाइम का डिफरेंस है। अब वो यहाँ पे निकले कैसे, यहाँ पर वो जो वेलोसिटी वी से चल रहा है उसने उस टी डैश टाइम में, जो डिफरेंस वाला टाइम है, उसमें कितना डिस्टेंस चला होगा, तो वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आएगा सिर्फ गाड़ी का, तो दिस डिस्टेंस विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम टी डैश। और लाइट कितना चली उसमें, सेम वही, लाइट की स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जब मैं इसमें एक ट्राइंगल का पार्ट लूंगा ये वाला, तो ऑब्वियस ही बात है मुझे ये वाला डिस्टेंस हाफ माइनस करना पड़ेगा, और जो व्हीकल है उसका भी हाफ डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा। माइनस मतलब ये जो डिस्टेंस टोटल आया इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, और इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दूंगा क्योंकि हाफ हो गया। तो अब मेरे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जिसमें ये साइड डी है, ये साइड बी टी डैश बाय 2 है, और ये साइड सी टी डैश बाय 2 है, ठीक है। तो अब इसमें सॉल्व जब करेंगे ना तो टी डैश की वैल्यू आ जाएगी, और टी डैश की वैल्यू किस टर्म्स में आएगी, जो स्टार्टिंग में हमने टाइम लिया उस टर्म्स में हम निकालेंगे, ताकि पता चले कि दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, किस क्या रेशियो से कम हो रहा है। तो अब ये ट्राइंगल लेते हैं, ये ट्राइंगल में ये डी है, ये क्या है सी टी डैश बाय 2, और ये क्या है वी टी डैश बाय 2। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम बेसिक, क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर या और प्लस बेस का स्क्वायर। हाइट कोई भी ले लो, बेस कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये हाइट हम मानेंगे क्योंकि ये वर्टिकल मूवमेंट है। तो दिस इज सी टी डैश बाय 2 होल स्क्वायर, ओके।
इज इक्वल टू वॉट, डी स्क्वायर प्लस वी टी डैश बाय टू होल स्क्वायर, वी टी डैश बाय टू होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा इधर उधर सॉर्ट करेंगे तो इधर पे मुझे दिख रहा है टी डैश बाय टू, इधर भी टी डैश बाय टू। तो इन वी वी टी डैश बाय टू होल स्क्वायर को इस साइड ले आऊंगा मैं, तो इधर डी स्क्वायर बचेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें इस साइड पे आएगा सी स्क्वायर, सॉरी सी डैश कर दिया मैंने, सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर अपॉन टू अपॉन फोर आएगा, माइनस वी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर करके फिर उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, वी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर अपॉन फोर। ये आ गया, ये लिख रहा हूँ मैं बार बार, फोर आएगा इक्वल टू डी स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है कि टी डैश स्क्वायर बाय फोर है, तो उसको मैं बाहर ले लूंगा, टी डैश स्क्वायर बाय फोर कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अब क्या करूंगा, रीअरेंज करूंगा, तो रीअरेंज में मुझे यहाँ पे दिखेगा, ब्लू से लिख रहा हूँ, तो रीअरेंज में मैं क्या देख पाऊंगा कि ये जो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये यहाँ से डिवाइड में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो फोर है दैट विल गो इन मल्टीप्लीकेशन है। बेसिकली ऐसे ही करते हैं मैथ्स। मैंने एक जगह थोड़े दिन पहले रील देखा था कि ऐसा नहीं होता है, आप दोनों साइड इक्वलाइज करते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय फोर होगा, डिवाइड बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर करोगे, और इधर पे भी डिवाइड बाय, दोनों साइड इक्वल डिवाइड करना है और इक्वल मल्टीप्लाई करना है, तो इधर से वो चीज हट जाती है। हाँ, तो ऐसे भी होता है, बट शॉर्ट में अभी के लिए ऐसा है कि मल्टीप्लाई और क्रॉस डिवाइड कर सकते हैं, तो उससे भी आंसर सेम ही आना है। तो यहाँ पर क्या है, टी डैश स्क्वायर विल रिमेन एज यहाँ पर, और यहाँ पे आ जाएगा फोर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये आ गया। अब इस स्क्वायर को क्या करूंगा, मैं इधर पे ले आऊंगा तो रूट हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, तो टी टी डैश विल बी इक्वल टू रूट ऑफ क्या, फोर डी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। न्यूमरेटर जब इसमें हम देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि दोनों स्क्वायर ही हैं, फोर टू का स्क्वायर है और डी स्क्वायर तो डी का स्क्वायर है, तो वो जब रूट से बाहर आएगा तो दैट विल रिमेन एज टू डी। हाँ, अपॉन नीचे वाला टर्म रूट में रह जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये टी डैश है। लेकिन इसमें मुझे टाइम, जो इनिशियल टाइम था, इनिशियल टाइम का फॉर्मूला क्या था, टी इज इक्वल टू टू डी बाई सी। ये जब मुझे चाहिए ये वाला टी इसके टर्म्स में यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर भी सी से डिवाइड कर दूंगा और बॉटम में भी सी से डिवाइड कर दूंगा, तो इक्वलाइज हो गया। और ऊपर मुझे क्या टर्म मिल जाएगी फिर, टी मिल जाएगी, देखो इक्वल हो गया वहां पे। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा ऊपर वाला टर्म है दैट विल बी इक्वल टू टी, ये वाला। और नीचे का सी क्या करना है उसको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर टी डैश विल बी इक्वल टू, ऊपर का टर्म टी हो गया, नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। लेकिन जब ये सी बाहर है और अंडर रूट के अंदर जाएगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा वापस से, तो सी स्क्वायर होगा तो टी अपॉन अंडर रूट होल सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो इसको जब और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो ये टर्म बन जाएगा टी अपॉन व्हाट, वन माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इसमें एक बार मैं रीअरेंज करके इसको लिखता हूँ और उसके बाद फिर उस पर डिस्कस करेंगे। तो टी डैश जो टाइम वेरिएशन आया है दोनों में, दोनों ऑब्जर्वर्स में, इज इक्वल टू जो टाइम रेस्ट पे आ रहा था दोनों का, ठीक है, या तो ग्राउंड वाला अ, बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, डिवाइडेड बाय एक फैक्टर से वो डिवाइड हुई है, दैट इज वन माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अगर यहाँ पर ये फैक्टर वन हो जाए तो दोनों का टाइम क्या हो जाएगा, सेम। यानी कि उसको वन होने के लिए v को जीरो होना पड़ेगा। देखो ध्यान से, v को जीरो किया तो ये सेकंड टर्म ये जीरो हो जाएगी, और जब ये जीरो होगा तो बचेगा वन, और रूट वन वन होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, टी अपॉन वन आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ये चीज जो है, ये टाइम तभी इक्वल हो पाएगा दोनों, वेरिएशन वाला टाइम और इनिशियल टाइम, जब, या फिर वेरिएशन वाला टाइम भी नहीं बोलेंगे तो दैट टाइम इज मेजर्ड फॉर मूविंग ऑब्जर्वर, जो हमने मूविंग ऑब्जर्वर के लिए मेजर किया है। और जो इनिशियल टाइम है दैट टी, वो क्या है, वो बेसिक टाइम है कि जो
दोनों के लिए सेम ही है, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर जो टाइम मेजर कर रहा है। तो ये ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर का टाइम मेजरमेंट है, और ये क्या है, ये जो मूविंग ऑब्जर्वर है उसके लिए टाइम मेजरमेंट है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली एक फैक्टर, इस फैक्टर से कुछ वेलोसिटी की जब वैल्यू आएगी, तो ये टर्म वन माइनस कुछ आएगा, और वन माइनस रूट का टर्म वन से छोटा होगा अंदर में रूट के। और जब रूट का टर्म होगा, तो दैट विल हैव अ डिफरेंस, उनमें डिफरेंस हो जाएगा, थोड़ा अंतर आ जाएगा टाइम में। और वो अंतर यहाँ पर आता है फाइनली, जो टी डैश होता है और टी होता है। तो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर जब मेजर करता है कि अच्छा इसका टाइम क्या है, तो इसका टाइम थोड़ा स्लो चल रहा होता है। मूविंग क्लॉक्स मूव स्लोअर। मूविंग क्लॉक मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो बॉडी मूव कर रही है उसका टाइम स्लो चलता है। मतलब ग्राउंड वाला अगर 20 साल का है, हाँ, और 40 साल उसने मेजर किए कि हाँ भाई कोई 40 साल तक ट्रेन में घूम रहा है, पकड़ लो, तो स्पीड पे, लाइट की स्पीड के बराबर, नॉर्मल स्पीड्स पे ये टाइम का डिफरेंस नहीं दिखता। वो क्यों नहीं दिखता है वहां पे? अगर उस फॉर्मूले में वी की वैल्यू आपने बहुत छोटी डाली ना, बहुत छोटी, मतलब आजकल की स्पीड जो होती है कितना, मतलब मैक्सिमम ट्रेन की स्पीड भी पकड़ो 130 250 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी, तो भी लाइट की स्पीड बहुत तेज है। लाइट की स्पीड इतनी तेज है कि आप एक ब्लिंक करोगे और लाइट यहाँ से चांद पे पहुंच जाएगी। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में ट्रैवल करती है लाइट। तो इसका अप्रोक्सीमेटली, तो इसका मतलब ये है कि लाइट की स्पीड के आसपास पे ट्रैवल करेंगे तब जाकर के ये टाइम वेरिएशन दिखेगा। हाँ, होता है, मोशन में आने के बाद होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो मोशन में ऑब्जर्वर है उसका टाइम स्लो चलता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। इसका एक पैराडॉक्स निकाला था, जिसके एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। ट्विन पैराडॉक्स, ठीक है। ट्विन पैराडॉक्स क्या कहता है कि दो अगर ट्विन्स हैं, ट्विन्स मतलब इसलिए लिया क्योंकि दोनों का एज सेम होगा, तो ए मान लिया और बी मान लिया। तो ए और बी, ए की एज है 20, बी की एज भी 20, ठीक है। अब 20 साल की उम्र पे मान लो कि बी को मैंने क्या किया, एक रॉकेट में बिठाया और एक लाइट मतलब एक स्टार के पास भेजा जो कि 10 लाइट ईयर दूर है, ठीक है, 10 लाइट ईयर दूर है। और उसकी जो स्पीड है वो हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब 0.5 ऑफ सी है। तो जब इस स्पीड के साथ, इस डिस्टेंस के साथ जब कैलकुलेशन होगा, तो वो जो ए है वो वेट कर रहा है अर्थ पे कि हाँ भाई ये जाएगा वापस आएगा उस स्पीड से। तो उस स्पीड से बी को उस स्टार तक जाने के लिए 20 साल लगेंगे, ठीक है। और वापस आने में 20 साल, कांस्टेंट स्पीड से, कम ज्यादा नहीं मानना होगा, ब्रेक नहीं मारेगा ये। तो ए यहाँ पे वेट कर रहा है कितना, 20 साल की उम्र से शुरू किया उसने। उसने देखा कि बी गया यहाँ से, तो आया वापस, तो 20 + 20 कितना हो गया, 40 साल में वापस आया। तो ये बोलेगा कि 40 साल और बीत गए, मतलब इसकी उम्र कितनी हो गई, एक ही उम्र हो गई 60 साल, ठीक है। लेकिन जब बी उतरेगा और वो बोलेगा कि मैंने तो टाइम मेजर किया, मैंने भी टाइम मेजर किया, तो मैं तो आया हूँ इस, ये जो कैलकुलेशन है ना, यहाँ पे एक बार करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये कैलकुलेशन बताता है कि 34 ईयर्स ही बीते हैं उस बंदे के लिए जो मोशन में था रॉकेट में, बी। इसके लिए 40 साल बीत गए उसको जाने आने में, लेकिन इसके लिए 34 ईयर्स ही बीते हैं। और ये क्लॉक्स पे नहीं, ये उसके बायोलॉजिकल सिस्टम में भी 34 ईयर्स ही बीते हैं, मतलब वो एज भी 34 ईयर्स ही आगे हुआ है, 40 साल नहीं हुआ है। तो इसकी एज कितनी होगी, 20 + 34, यानी कि ये 54 एज का है। सेम टाइम जो हम ग्राउंड पे मेजर कर रहे हैं 40 साल, जो मोशन में ऑब्जर्वर है वो कम मेजर कर रहा है, इसका मतलब उसका टाइम धीरे धीरे बीता ना। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है फ्यूचर ट्रैवल का, बहुत ही इलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैथमेटिकली लॉजिकल है। इलॉजिकल कॉन्सेप्ट कैसे, जब ये बी जो है वो जब गया स्पेस में, तो उसकी एज कितनी थी, 20 साल, ठीक है। और जब ये आया 40 साल बाद, 40 साल कौन सा, जो ग्राउंड पे 40 साल है, 40 साल बाद, तो इसकी एज तो 54 है। तो जब इसकी एज 54 है, तो ये जब अर्थ पे आएगा, तो अर्थ पे कितना, अर्थ वाले जो लोग हैं वो अर्थ के हिसाब से तो रेस्ट पे ही थे ना, तो उनका तो सेम ही टाइम बीता, 40 साल बीता, या फिर ए का तो 40 साल बीता। तो जब ये 60 साल का है, ये 54 है, तो जब ये आएगा तो ये कितना साल आगे का अर्थ देख रहा है,
ये 54 में 6 साल और आगे का अर्थ दिख रहा है, यानी कि 6 साल आगे दिख रहा है अर्थ को। लेकिन अब कोई रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है कि ये वापस से 60 पे हो जाए और इक्वलाइज कर ले टाइम को। है कुछ कॉन्सेप्ट्स, लेकिन फिलहाल तो नहीं है। तो ये होता है, एक फ्यूचर ट्रैवल का भी कॉन्सेप्ट होता है, जिससे कि उस समय बताया गया था कि फ्यूचर में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? ऐसे ही जा सकते हैं। और उतनी स्पीड अटेन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है फिलहाल। हाँ, बट स्टिल कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट करता है, जिसमें कि, और ऐसा भी बोलते हैं कि रिलेटिविटी का एक कॉन्सेप्ट है, नथिंग कैन गो फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, एक बैरियर है, ये बैरियर है, उसके आगे नहीं जा सकता। बट इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो उसमें है कुछ चीज छुपी हुई। लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है टाइम डायलेशन का। अब इसमें एक चीज समझने की है कि टाइम स्लो हो सकता है। तो अगर मैं किसी बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, मान लो नॉर्मल बस जो कि 40 की स्पीड से जा रही है, 60 की स्पीड से जा रही है, या 180 की स्पीड से जा रही है। मान लो 180 पे नहीं जाती भाई, पुलिस वाले पकड़ लेंगे उसको। तो 40 और 60 की स्पीड पे जा रही है, ठीक है, 80 पे जाती है मैक्सिमम तेज भागने के लिए। तो और जो ग्राउंड पे है, कोई बंदा खड़ा है दूर से, वो देख रहा है बस में कोई बैठा हुआ है बंदा। हाँ, उसको देख रहा है कि हाँ बैठा है, और वो जा रहा है। तो इसका टाइम स्लो हो रहा है इसके रेस्पेक्ट में। हाँ, यहाँ पे आंसर है कि उसका टाइम स्लो हो रहा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 1 माइनस वो जो टर्म है v² / c², ये, तो v की जगह पर अगर मैं डाल दूं कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका कितना होगा, इसका अप्रोक्सीमेटली, कुछ कन्वर्जन किया तो इसका अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे जीरोज में आएगा आंसर। तो इतना बड़ा जीरोज में आंसर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाता है। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर जो है वो इसके मुकाबले बहुत छोटा है। तो आंसर ऑलमोस्ट जीरो होगा, और जीरो जैसे ही ये रेशियो होगा तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 - 0 = 1। और ये रूट जो होगा 1 के इक्वल हो जाएगा, और जैसे ही रूट 1 के इक्वल होगा, देन टी डैश विल बी इक्वल टू t/1। ये 1, यानी कि टाइम इक्वलाइज हो जाता है, लेकिन बहुत माइन्यूट वेरिएशंस आते हैं। तो इसी पर जीपीएस भी अपने टाइम को, जब जीपीएस जो सैटेलाइट्स हमारे हाथ के चारों तरफ घूमती रहती है ना, ऐसे 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 राउंड मारती रहती है ऐसे, तो वो जो सैटेलाइट घूमती है वो मोशन में है, और वो ग्रेविटी की फील्ड में भी है। एक्चुअली जनरल रिलेटिविटी में ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी बताया गया है, ग्रेविटी की वजह से भी टाइम स्लो होता है। तो जब वो दोनों को फील्ड्स को महसूस कर रही है, मोशन को भी कर रही है और ग्रेविटी को भी कर रही है, तो इस वजह से उसका टाइम सोचो कितना स्लो होता होगा। तो यहाँ पे तो एक्यूरेट रहता है जीपीएस। अपने मोबाइल पे अगर हम इतना माइक्रो सेकंड का भी डिफरेंस आया ना, तो यहाँ पे हमारा ट्रैक जो होगा जीपीएस पे दिखना, इधर सर्च करेंगे दिखा देगा कहीं और का। तो उतना वेरिएशन दिख जाता है, मतलब किलोमीटर्स में 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर का वेरिएशन आ जाएगा। मतलब वो दिखाएगा 10 किलोमीटर आगे का डिस्टेंस, या फिर इतना किसी और डायरेक्शन में। तो ये चीज जो होती है ना, ये बहुत माइन्यूट है, लेकिन ये बहुत असरदार है। तो जीपीएस में हम यूज करते हैं कि उसके टाइम को सिंक्रोनाइज किया जाता है। सिंक्रोनाइज मतलब बराबर रखा जाता है ग्राउंड के साथ हमेशा, और वो चेक करते रहते हैं हमेशा, यहाँ से सिस्टम देख करके उसको सिंक्रोनाइज करके रखते हैं, वरना बहुत वेरिएशन आ जाएंगे, सिस्टम ही हैंग पड़ जाएगा पूरा जीपीएस का। तो ये चीज है कॉन्सेप्ट टाइम डायलेशन का। आई होप समझ में आया होगा। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्पेशल रिलेटिविटी। इसके आगे इसमें एक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आता है, देन जनरल रिलेटिविटी है। अब मैं ये बताने वाला था, यहाँ पे ये बता देता हूँ। जनरल रिलेटिविटी करने में उनको क्या प्रॉब्लम आई स्पेशल में, जो उनको ये बनाना पड़ा, और उसको बनाने के लिए 11 साल क्यों लगे। पहली बात तो ये है कि जनरल रिलेटिविटी इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि स्पेशल रिलेटिविटी में एसआर में एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट डेली अगर आपको उसको अप्लाई करना है एक नेचुरल वर्ल्ड में, एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में, रियल लाइफ में, तो कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलती है। मतलब वो स्पीड ब्रेकर आएगा तो ब्रेक मारेगा तो की स्पीड कम हुई, फिर स्पीड ब्रेकर के बाद स्पीड बढ़ाएगा तो इसका मतलब स्पीड बढ़ेगी। तो ये चीज जो है, ये एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है। कम ज्यादा स्पीड होना, चेंज ऑफ स्पीड एक्सेलरेशन देता है। लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी ये बोलती है कि बॉडी जो है जो मूव कर रही है वो कांस्टेंट स्पीड से चलनी चाहिए। पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने, साइंटिस्ट ने, फिजिक्स कम्युनिटी ने सवाल उठाया। तब उन्होंने फिर सोचा कि इसके लिए एक जनरलाइज थ्योरी बनाई जाए। और इनको बैठे बैठे एक थॉट एक्सपेरिमेंट भी आया था। क्या? कि मान लो एक छत पे एक बंदा है, हाँ, छत पे कोई बैठा हुआ है बंदा,
या फिर जो भी है, वो अपने पेटेंट ऑफिस में काम कर रहे थे। और जब इतने फेमस नहीं होते ये सब पेपर्स के बाद, 1905 में उनको जो नोबेल प्राइज मिला, वो 1905 के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, स्पेशल रिलेटिविटी और रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्योंकि प्रैक्टिकली उस समय एक्सपेरिमेंटली प्रूफ मिल गया था। तो उन्होंने देखा कि एक, मान लो कि एक छत पे एक बंदा है, ठीक है, बिल्डिंग के छत पे एक बंदा है जो कि पेंट कर रहा है, और गलती से वो क्या हुआ, वहां से गिर गया। ऐसा उन्होंने इमेजिन किया, एक बंदा पेंट कर रहा था उस समय सच में कहीं तो, या ऊपर कुछ काम कर रहा होगा छत पे, तो वो गिर गया मान लो, ऐसा सोचा उन्होंने। तो जब वो गिर रहा है, और मान लो कि जो है वो 100 फ्लोर की बिल्डिंग है, 100 फ्लोर, तो गिरने में तो टाइम लगेगा ना, ऐसा तो नहीं तुरंत गिर के वहीं पे खत्म। तो ये 100 फ्लोर की बिल्डिंग से जब वो गिर रहा है तो उसको टाइम लग गया। तो टाइम लग गया तो उस पूरे मोशन जो फ्री फॉल हो रहा है उसका, उसमें उसको कैसा फील होगा, उसको वेटलेसनेस महसूस होगा, मतलब उसका वजन उसको महसूस ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस एक्सेलरेशन से धरती हमें खींचती है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, त्वरण बोलते हैं उसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन को त्वरण बोलते हैं। तो जिस एक्सेलरेशन से धरती खींच रही है, उसी एक्सेलरेशन से ये भी गिर रहा है। तो सेम एक्सेलरेशन जब आते हैं सेम डायरेक्शंस में, तो क्या होता है कि वो माइन मतलब वो कैंसिल आउट हो गया। तो कैंसिल आउट हुए, एक ऑपोजिट में चला गया, तो कैंसिल आउट हुए। तो जब कैंसिल आउट हुए तो उसको अपना वेट महसूस होना बंद हो गया। तो ये आइंस्टाइन ने बोला कि अर्थ में अभी भी ग्रेविटी है, तो उसके अंदर रहते रहते एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट को वेटलेसनेस कैसे महसूस हो सकता है। तो इसका मतलब ग्रेविटी जो है वो फोर्स नहीं है, वो एक सिचुएशन है किसी मोशन का। इसी को उन्होंने रिवर्स करके सोचा। इसी को उन्होंने रिवर्स करके क्या बोला कि अगर ग्रेविटी फील्ड में किसी इंसान को ग्रेविटी ना महसूस नहीं महसूस हो सकती फ्री फॉल के अंदर, तो बिना ग्रेविटी वाली फील्ड में ग्रेविटी बनाई जा सकती है। कैसे बनाई जा सकती है? वो इनर्शिया जो होता है उससे बनाई जाती है। इनर्शिया के कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान लो कि एक रॉकेट है, ठीक है, और उसके अंदर एक बंदा है, वो फ्लोट कर रहा है स्पेस में, और इसके आजू बाजू कहीं पे भी कोई प्लेनेट व्लेनेट कुछ नहीं है, तो फ्लोट कर रहा है इधर उधर इधर उधर। अचानक से मान लो कि रॉकेट के टॉप पे मैंने कुछ बांध दिया, रस्सी उसी, या ऐसी रस्सी जो कि एकदम इनफाइनाइट जा सकती है, और उसको खींचना शुरू किया ऊपर एकदम तेजी से, एकदम तेजी से किसी किसी एक एक्सेलरेशन से खींचना शुरू किया। जब मैं उसको खींचूंगा, तो ये जो बंदा है ना, ये आराम से जमीन पे खड़ा हो सकता है। और कंटिन्यूसली खींचे जा रहा हूँ एक एक्सेलरेशन से, जब खींचे जा रहा हूँ खींचे जा रहा हूँ, तो ये आराम से खड़ा हो सकता है, जमीन पे चल सकता है रॉकेट के। और अगर उसको बाहर देखने का कोई भी जरिया नहीं है, तो उसको एक चीज समझ में नहीं आ पाएगी कि वो ग्रेविटी में है या फिर इनर्शियल मोशन में है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि ग्रेविटी में जो मास आ रहा है, जो उसका वेट आ रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू इनर्शियल मास। इनर्शिया की वजह से जो इनर्शिया जो हमारे ऊपर जो फोर्स लगाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो जो वेट है। तो यहाँ से इक्विवेलेंस प्रिंसिपल स्टार्ट होता है। यहाँ से शुरुआत हुई थी उनकी जनरल रिलेटिविटी की, जिसको उन्होंने टेंसर्स के थ्रू एक इक्वेशन दिया, जो कि अब तक ऐसा माना जाता है कि वो इक्वेशन पूरे यूनिवर्स का सबसे बेसिक इक्वेशन है कि पूरा यूनिवर्स बना कैसे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अलग चीज है, उस पर नहीं जाना। रिलेटिविटी पूरे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का एक इक्वेशन देती है, दैट इज जनरल रिलेटिविटी, दैट इज जी। दिस इज अ टेंसर, जी म्यू न्यू इक्वल टू के, के सम कांस्टेंट, टी म्यू म्यू। ये बताता है इक्वेशन, सिर्फ इतना ही, 3 लेटर्स। हाँ, ये के का जो फॉर्मूला होता है, के का जो मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म है, दैट इज 8 पाई जी अपॉन c⁴। स्पीड ऑफ लाइट है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। दिस टी म्यू नो इज अ टेंसर, ये भी टेंसर है। और ये बताता है, ये मास का टेंसर है, ये स्पेस का टेंसर है, और इसका नाम होता है दोस्तों भी, तो ये मेट्रिक टेंसर होता है। सॉरी, इसमें मास वाला, हाँ मास वाला ये टर्म है, और ये स्पेस का टर्म है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो स्पेस का टर्म है, ये स्पेस टाइम कर्वेचर है, मतलब स्पेस टाइम कैसे बेंड हो रहा है, क्या हो रहा है। और ये मास है। तो जो मास है, यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि जो मास है वो बताता है कि स्पेस टाइम को कैसे बेंड होना है, और जो स्पेस टाइम है वो मास को बताता है कि उसको कैसे स्पेस टाइम पे मूव होना है, चलना है। तो यहाँ पर ग्रेविटी का नया कॉन्सेप्ट आता है। ओके।
तो ये जनरेटिविटी को बहुत ही वास्ट है और बहुत ही मतलब एडवांस टॉपिक है, बहुत ज्यादा एडवांस टॉपिक है। इसको समझने के लिए आपको इंटीग्रेशन कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्लस उसके साथ साथ बहुत सारे टेंसर्स, वेक्टर अलजेब्रा सब समझ में आना चाहिए। तो इतना समझना जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स में बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। और इसी से एक ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी बनाई गई थी जो जनरल रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, जीआर बोलते हैं। तो आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा आपको। एंड दिस इज, हाँ अभी जस्ट यहाँ पे पटाखे भी फूटने लगे, तो फिर 1 जनवरी 2026 भी आ गया है। और यहाँ पे मैसेज भी आ जाएंगे हैप्पी न्यू ईयर के सब। तो वैसे मैंने स्टार्ट किया था पिछले साल में, अभी ये साल तक पढ़ा रहा हूँ ऐसा बोला जाए। लेकिन ये क्या है कि यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी दैट इज रे ऑप्टिक्स करके, तो वो वाला जो है उस पर मैं फिर कंटिन्यूशन करूंगा। ये मैंने ऐसे टॉपिक बनाया कि चीजें समझ में आए कि फिजिक्स क्या होता है और फिजिक्स में कैसी कैसी चीजें एलेबोरेट होती हैं। ये जो इक्वेशन है ये नॉर्मल इक्वेशन नहीं है। हाँ। इस इक्वेशन तक आने के लिए 11 साल की मेहनत है। हाँ, इसके सिर्फ इस 3 जो लेटर्स हैं इसके लिए। फिर उन्होंने और भी कॉन्सेप्ट दिए जिससे कि ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट आया, डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने दिया था कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। तो बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स। इसमें बस आपको समझना आना चाहिए, चीजों को इमेजिन करना आना चाहिए, चीजें कैसे काम कर रही हैं वैसा आपको चीजों के पीछे मतलब समझना चाहिए कि हाँ इसके पीछे ये ऐसे काम कर रही है देख करके। तो ये चीज है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर कुछ रहता है डाउट तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। एंड आगे मैं और भी टॉपिक्स ऐसे लाता हूँ जिसमें कि इंटरेस्ट आपको आए। और थोड़े लंबे वीडियो तो रहते हैं क्योंकि मुझे समझाना होता है, बस इतना ही। तो इसके लिए आप आराम से देखिए इस वीडियोस को, जो कि आगे आएंगे मैं शॉर्ट में बनाने का ट्राई करूंगा फुल, लेकिन अब तक नहीं कर पाया। सो ओके, बाय।